चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आपकी अगली प्रश्नावली की इंपोर्टेंट क्वेश्चन और यहां से फिक्स है कोई सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। अगली प्रश्नावली आपकी है तीसरी प्रश्नावली दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ध्यान रखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण यहां से आपके एक नंबर का बस एक नंबर का एक सवाल और एक 4 अंक का जो सवाल आएगा वो आएगा ग्राफ से। तो यहां से आप ये ग्राफ का 4 अंक का सवाल परफेक्ट कर लें क्योंकि ये 4 नंबर तो आपको हर हालत में करनी है। आपको ग्राफ सीखना ही सीखना है, ज्यादा ध्यान देना है एक एक नंबर के कैसे सवाल आने वाले उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने से पहले इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए और क्योंकि इस प्रश्नावली से जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उससे सवाल बाहर नहीं जाएगा और परीक्षा में आप कर देखोगे पेपर आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको वो सवाल मिलने वाले हैं। संख्या बदल सकती है लेकिन पैटर्न वही रहेगा, संख्या की भाषा बदल सकती है, प्रश्न थोड़ा घुमा के आ सकता है लेकिन प्रश्न आएगा ऐसे ही इसी तरह का आने वाला है। देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो इसमें आपके जो ग्राफ होते हैं वो तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं। ये आपको पता है एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ग्राफ जो होते हैं वो तीन तरह के बनते हैं आपके। पहला ग्राफ जो होता है वो जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी ग्राफ की आप रेखा बनाओगे वो एक सरल रेखा होगी और आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा उसमें ग्राफ कैसा बनता है, परवलयाकार बनता है। यहाँ आप कोई भी ग्राफ बनाओगे, कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, यहाँ आप कोई भी ग्राफ बनाओगे वो हमेशा आपको सरल रेखा में प्राप्त होगा। दो समीकरण होंगे तो दो लाइन आएगी। अगर मान लो दोनों लाइनें कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, या तो दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करेगी या दोनों लाइनें क्या होगी, समांतर होगी, या क्या होगा दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर ही होगी। तीन तरह के ग्राफ बनते हैं, काफी सालों से यही आ रहा है, हर बार एक समप्रतिच्छेदी रेखा वाला सवाल आता है। तो ध्यान रखो ग्राफ तीन तरह के होंगे, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा समांतर रेखा है और तीसरा होता है संगत या सरेखी कह सकते हैं हम। यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही होती है। देखो ध्यान दो, जहां एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है या टच हो रही है वहां हल होगा वो संगत प्राप्त होगा। जैसे यहाँ एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है तो इस हल कैसा प्राप्त होगा, संगत होगा। यहाँ एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है यानी टच हो रही है तो ये भी कैसा होगा, संगत होगा और ये आपका क्या होगा, असंगत होगा। देखो यहाँ पर आपका देखो दोनों लाइनें एक बार टच हो रही है, एक्स और वाई का एक मान मिलेगा। देखो यहाँ पर ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, आपको प्रतिच्छेदी ग्राफ प्राप्त होगा। यहाँ ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, समांतर प्राप्त होगा और यहाँ आपका ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त होगा, सरेखी या सरेखी या संपाती। हाँ संपाती भी कह सकते हो आप, सरेखी या संपाती, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। देखो ये तीन तरह के ग्राफ है, प्रतिच्छेदी, समांतर, सरेखी। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को टच हो रही है ऊपर है तो वो संगत होगा, अन्यथा वो कैसा होगा, असंगत। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको हलों की संख्या x और y का मान सिर्फ एक मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। यहाँ x y का मान देखो लाइन कहीं कहीं नहीं मिल, कहीं पर भी नहीं मिल रही है तो यहाँ आपको कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यहाँ आपको कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखोगे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है तो जगह जगह आपको एक्स वाई के मान मिलेंगे। तो इसके हल जो होंगे वो होंगे अनेक हल। इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। अब देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपको कोई भी दो समीकरण देंगे, जैसे 2x है प्लस 3y बराबर 5 दे दिया, 3x है माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0 दे दिया। इन्हीं आपके दो समीकरण जो होंगे उनका जो मानक रूप है वो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण का मानक रूप होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी दो जो समीकरण होंगे वो इस रूप में दिए होंगे, यानी a और b और c कोई संख्या है, साथ में x y होगा, a b c कोई संख्या है, साथ में कोई संख्या दे रखी होगी और ये जो होंगे वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप है। अब इनके बीच में क्या है, अगर a1 अपॉन a2, यदि a1 अपॉन a2 का अनुपात जो है बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 का अनुपात बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के, तो जो हमेशा आपको हलों की संख्या मिलेगी, ये हलों की संख्या है वो हमेशा हलों की संख्या कैसी होगी, अद्वितीय हल होगी। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा और हल कैसा होगा, ग्राफ का हल जो होगा वो संगत होगा।
परीक्षा में कई बार दो समीकरण देते हैं, पूछते हैं हलों की संख्या कितनी है, हलों की संख्या कितनी है, अद्वितीय हल, ग्राफ कैसा बनेगा तो प्रतिचिति बनेगा, ग्राफ का हल कैसा होगा तो संगत होगा। इसी तरह अगर शर्त आपकी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें हलों की संख्या कोई हल नहीं होगा, हल कैसा होगा असंगत होगा, ग्राफ कैसा बनेगा समांतर ग्राफ बनने वाला है। अगर आपका ये का ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो हलों की संख्या वो अनेक हल होंगे, हल कैसा होगा संगत होगा, लेकिन जो ग्राफ होगा वो सरेखीय या समपाती होगा। यहां से आपका 100% सवाल आने वाला है, पर इस सवाल किसी तरह का है 100% सवाल आने वाला है, मतलब 100% आएगा ही आएगा। ये अगर आपको सारणी ये जो प्रोसेस बताया ये सारी चीजें आपको याद है तो आप एक नंबर का सवाल आराम से करके आओगे। ध्यान रखना है पहली चीज ये शर्तें याद रखनी है आपको, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है, हलों की संख्या कितनी होती है, ग्राफ कैसा होता है, हल कैसा होता है, हल का प्रकार कैसा होता है, ये शर्त होती है। तो हलों की संख्या कितनी होती है, ग्राफ कैसा होता है, हल कैसा होता है। ध्यान रखना जहां लाइनें मिलेगी वहां संगत होगा, जहां लाइनें नहीं मिलेगी वहां असंगत होगा। तो इस ये प्रोसेस अगर याद है आपको तो आपके एक और एक दो नंबर के भी सवाल सही हो सकते हैं और 4 नंबर का ग्राफ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर आधारित बहुत सारे सवाल बनाए मैंने अभी अवसर के अंदर, और एक नंबर के सवाल कैसे कैसे आएंगे उन पर चर्चा करते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखना और जितनी भी अपने क्लास में उनको सबको भेज देना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जानने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में। आपको कोई भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण दे रखे हैं जैसे 2x + y = 6 है और यहां दे रखा है x - 2y = -2। ये इस प्रकार के दो कोई भी समीकरण दे रखे हैं उनको हल करना है। इनको हल करना है इसके लिए आपके पास 3 विधियां हैं, ध्यान रखेंगे। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि परीक्षा में सवाल इसके ऊपर आता है या नहीं आएगा, यदि मतलब सवाल कैसे आएगा, सवाल आपको आएगा x y के मान हल ज्ञात करने या फिर किसी विधि का नाम आए तो आपको उस विधि से हल करना है। अगर प्रश्न आए प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन से करना, प्रश्न आए विलोपन से करो तो विलोपन से करना है, प्रश्न आए वज्र गुणन से करो तो वज्र गुणन से करना है। अन्यथा जो आपको उचित लगे, जो आपको सरल लगे उससे कर लेना। तो मैं आपको एक एक करके तीनों विधियां समझा देता हूं, क्योंकि आपको प्रश्न पूछे कि निम्न दिए गए दो समीकरणों में x और y का मान ज्ञात करो। x y का मान आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये तीनों विधियां मैं एक बार बता देता हूं ताकि आप कोई भी सवाल आए आप परीक्षा में आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन की बात करते हैं तो इसमें प्रतिस्थापन में क्या होगा, पक्षांतरण होगा, यानी इन दोनों में से आपको किसी एक को उधर भेजना है। जैसे मान लो मैं ये 2x को उधर भेजूं तो इधर y बचेगा और y बराबर होगा 6 प्लस के 2x उधर गए तो माइनस के 2x। ये समीकरण एक था आपका, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण बन गया 3। आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा कि समीकरण 3 का प्रतिस्थापन समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 3 का प्रतिस्थापन किसमें करने पर, समीकरण 2 में करने पर, तो x का x है, माइनस का माइनस है, 2 का 2 है, y का मान है अपने पास 6 - 2x, तो 6 - 2x का 6 - 2x -2 का -2 सामने लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। x का x, इस -2 को 6 से गुणा करेंगे तो -12 हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 दूनी हो गए 4x बराबर है आपका -2। चलो आगे हल करते हैं इसको। ये 4x और ये x बन जाएंगे 5x -12 बराबर -2, माइनस के 12 उधर गए तो ये हो जाएंगे प्लस के 12, -12 उधर जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, 5x का 5x और 12 में से 2 के पीछे बचा 2, x का मान आएगा 10/5 इंटू की संख्या बट्टे में x का मान 5 का भाग दोगे 10 में क्या आएगा 2, x का मान तो आ गया है, हमें ज्ञात करना y का मान। x का मान रखना पड़ेगा वापस समीकरण 3 में, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 इंटू ये x का मान क्या आया है 2 आया है, 2 रख दो तो y बराबर 6 - 2 दूनी 4, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। तो x का मान भी कितना आया है 2, y का मान भी कितना आया है 2। इसी तरह का ये सवाल पूछे कि आपको विलोपन विधि से हल करना है।
ये सवाल अगर आपको पूछे विलोपन विधि से हल करना है तो किस प्रकार से करोगे? देखो दो समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण दे रखे हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, या तो दोनों के x वाले या y वाले दोनों समान होने चाहिए। देखो जैसे x के गुणे में कितने हैं 2 और x के गुणे में यहाँ कितने हैं 1, यहाँ y के गुणे में कितना है 1 और यहाँ y के गुणे में कितने हैं 2। तो दोनों में से किसी एक को 2 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। या तो आप x को समान करो तो इसको 2 से गुणा करो, और आपको y समान करना है तो इसको 2 से गुणा करो। x समान कर देंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे भाई, चलो y को समान करते हैं। समीकरण 1 को मैं करता हूं 2 से गुणा, तो 2 दूनी हो गए 4x, 2 को y से गुणा किया तो 2y, और 2 को 6 से गुणा किया तो हो गया 12। ये आपका बन गया समीकरण 3, और ये आपका समीकरण 2। समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से विलोपन विधि में एक दूसरे को ऊपर नीचे लिखेंगे इस प्रकार से। एक समीकरण ऊपर लिख दिया है, दूसरा समीकरण नीचे, ये एक समीकरण ऊपर लिख दिया है, दूसरा समीकरण यहाँ नीचे लिख दिया है, बराबर -2 है। देखो ध्यान दोगे यहाँ अगर सीधे सीधे कट रहे हैं तो काटने, वरना नीचे अपने चिन्ह परिवर्तन करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन करने पड़ेंगे। आप देखोगे 2y से 2y सीधा सीधा कट रहा है तो काट दो, 4x और x कितना हो गया 5x हो गया, और यहाँ हो रही बाकी तो बाकी करोगे तो 12 में से 2 गए, पीछे बचे 10, गुणे की संख्या भाग में जाएगी तो x का मान आ जाएगा 10/5, यानी x का मान आ गया 2। x का मान 2 आया है, और इस 2 का मान रखोगे आप समीकरण 2 में, x का मान 2 आया, 2 आपने यहाँ रखा, -2y का -2y बराबर -2 का -2। ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ये माइनस के 2 पहले से थे यहाँ, ये -2 और आगे, -2y बराबर हो जाएगा -4, इनटू की संख्या चली जाएगी बट्टे में, तो y बराबर -4/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया है 2। इस तरह से कोई भी सवाल आए, संख्या बदल सकती है, वज्रगुणन का है, सॉरी विलोपन का है, तो विलोपन से इस तरह से हल करोगे। अब सवाल आता है वज्रगुणन से, वज्रगुणन से सवाल आए वज्रगुणन से, तो वज्रगुणन से पहले चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई सवाल अद्वितीय हल है, जिसका अद्वितीय हल होगा वही वज्रगुणन से हल होगा, अन्यथा सवाल हल नहीं होगा। तो हम पहले जांच करेंगे कि अद्वितीय हल है या नहीं है। तो हम निकालेंगे मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से मान लिखेंगे इनके अलग अलग। a1 का मान दे रखा है आपके पास में 2, b1 का मान दे रखा है 1, क्योंकि y के गुणे में कुछ नहीं है तो 1, और c1 का मान दे रखा है, ये प्लस के 6 इधर आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, ध्यान रखना। चलो ये तो आ गए इसके मान। अब a2 का मान, a2 का मान x के गुणे में क्या है 1 है, a2 1 आ गया, b2 क्या है -2 आ गया, और c2 ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, c2 हो गया 2। चलो जांच करते हैं अद्वितीय है या नहीं है। तो हम निकालेंगे पहले a1/a2, a1/a2, a1 है आपका 2 और a2 है आपका 1, तो 2/1 आ गया ये। अब निकालते हैं b1/b2, b1 आपका 1 है और b2 आपका -2 है, तो देखो ये और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय हल होने की स्थिति में ये वज्रगुणन विधि से हल होगा। अद्वितीय हल होने की विधि से, अद्वितीय हल होने की वजह से ये किससे हल हो पाएगा, वज्रगुणन विधि से। अब इसको करते हैं वज्रगुणन विधि से। तो ध्यान रखें वज्रगुणन विधि से हल करने से पहले आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, x बटा बराबर होगा y बटा बराबर होगा 1 बटा। ध्यान रखना वज्रगुणन में करते समय x बटा y बटा और 1 बटा लिख दें पहले से। अब a1 को छोड़ दे, a1 और a2 को छोड़ दे, मतलब ये आपको a b d c दिख रहे हैं, आपको इसमें सबसे पहले a1 को भूल जाना है, ठीक है। यहाँ लिखोगे b और यहाँ लिखोगे c, b के नीचे b वापस लिख दो और c के नीचे वापस c लिख दो। यहाँ 1 2, यहाँ 1 2। चलो c y के ऊपर आते हैं तो b को भूल जाओ, यहाँ आगे आएगा c और यहाँ भी आएगा c के बाद वापस घुमाओ तो ये आएगा a, यहाँ पर भी आ जाएगा a, और वापस c के ऊपर हाथ रखोगे वापस यहाँ से आगे आओगे तो यहाँ a और यहाँ पर भी a के बाद क्या है b, यहाँ पर भी b और यहाँ पर भी b। यहाँ लगा दो 1 2 1 2 1 2 और 1 2। चलो इस प्रकार से आपको पहले फॉर्मूला देखना है क्या फॉर्मूला होता है। अब इसके रखने मान, अब इस b1 का मान है आपके पास 1 और b2 का मान है आपके पास -2।
C1 का मान है आपके पास -6 और C2 का मान है आपके पास C2 का मान है 2। चलो y का y, C1 का मान -6 और C2 का मान है 2, A1 का मान है 2 और A2 का मान है 1। चलो 2 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया बेटा। A1 का मान 2 और A2 का मान 1, B1 आपके पास है 1 और -2, 1 और -2। वज्र गुणन विधि है तो वज्र गुणा करना पड़ेगा आपको। पहले इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है। ध्यान देंगे, पहले इन दोनों का गुणा होगा, फिर बीच में चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा। इन दोनों का गुणा होगा, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर ये निशान जो होंगे वो परिवर्तन होंगे। x का x का x, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, अब फॉर्मूले का माइनस आ गया है, और 6 को 2 से गुणा किया तो -6 हो गए प्लस, -6 × -2 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 6 दूनी हो गए 12, तो यहाँ आ जाएगा x/2/12। चलो y बराबर -6 को 1 से गुणा किया तो -6, और फॉर्मूले का तो माइनस आएगा ही, 2 को 2 से गुणा किया तो आ गया 4 बराबर 1 का 1, 2 को -2 से गुणा किया तो -4, फॉर्मूले का माइनस, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। चलो x/2 में से 12 गए -10, y का y -6 और -4 हो गए -10 बराबर 1 का 1, और -4 -5 हो गए -5, -1 और -4 कितने हो गए -5। अब एक बार तो इन दोनों को लेना है और एक बार इन दोनों को लेना है। चलो x/-10 बराबर लिया है हमने 1/-5। देखो ये माइनस से माइनस कट गया, वज्र गुणा करो, 5 को x से गुणा किया तो 5x, और 10 को 1 से गुणा किया तो 10, इनटू की संख्या बट्टे में 10/5, 5 का भाग दोगे 10 में तो 2 बार जाएगा, x का मान कितना आया 2, और y/-10 बराबर क्या होगा 1/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 को y से गुणा किया तो 5y बराबर 10 को 1 से गुणा किया तो 10, इनटू की संख्या बट्टे में तो 10/5, 5 का भाग 10 में गया 2 बार। तो इस तरह की आपकी ये 3 विधियां है। परीक्षा में कोई विधि का नाम आए तो विधि से करना है, वरना सवाल आए x y के मान ज्ञात करने तो आप कोई भी विधि से इस सवाल को हल कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवाल लेते हैं, बड़े बड़े सवाल लेते हैं, अब सदर लेते हैं, खालिस्तान लेते हैं, किस तरह का सवाल आएगा उस पर। चलो एक बार इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है। तो अभी आपको समझा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि वज्र गुणन भी है, प्रतिस्थापन भी है और विलोपन भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रैखिक समीकरण की घात होती है, तो रैखिक समीकरण की घात 1 होती है, द्विघात वाला की घात 2 होती है, और त्रिघात वाले की घात 3 होती है, और बहुपद की घात n होती है। चलो अगला सवाल है, समीकरण 2x + y = 7 के हल होंगे। देखो वैसे आपके सवाल आया तो 2 समीकरण दिए हो सकते हैं, मैंने एक लिया है, चलो इसको करके देखते हैं। यहाँ आप मान रखो, जैसे x का मान 1 रखा तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, तो y में क्या जोड़ूंगा 7 आ जाएंगे तो 5, यानी एक हल तो हो सकता है। चलो 2 करके देखते हैं, यहाँ y का मान रखा, x का मान रखा मैंने 2, तो 2 दूनी 4, तो y में क्या जोड़ूंगा 3 जोड़ूंगा 7 आएंगे। चलो 2 मान भी हो सकते हैं, यानी अद्वितीय हल भी हो सकता है। अद्वितीय हल तो हो सकता है, हल कितने संभव है, लगभग कितने संभव है, 2 हल भी है। अब देखते हैं अनेक होते हैं कि नहीं, एक भी नहीं, इनमें से कौन सा कथन सत्य होता है। केवल एक अद्वितीय तो नहीं होगा, केवल 2 भी नहीं होंगे। अब देखो अगला मान रखते हैं हम 3, कितना रखते हैं 3, 3 दूनी कितने हो गए 6, y का मान रखोगे 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, आप x y के अनंत मान रख सकते हो। तो इसके हल जो होंगे वो कितने होंगे, अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन, यदि इकाई अंक p है और दाई अंक q है तो 2 अंकों वाली संख्या होगी। देखो 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे ये 56 है, तो आप इसको किस प्रकार लिखोगे, 50 + 6 लिखोगे, यानी ये इकाई अंक है, ये कौन सा अंक है, इकाई अंक है, ये कौन सा अंक है, दाई अंक है। यानी दाई अंक और इकाई अंक को जब मिलकर 2 अंकों की संख्या किस प्रकार बनती है, तो इसको भी अगर मैं अलग करूं तो ये बनता है 10 × 5 + 6, यानी आपका ये फॉर्मूला होता है, ये 10 × दाई, 10 × दाई प्लस इकाई, ये फॉर्मूला 2 अंकों की संख्या का ये क्या है, फॉर्मूला है 10 × दाई प्लस इकाई। चलो यहाँ प्रश्न के अंदर लगाते हैं, इकाई अंक p है, इकाई अंक क्या है यहाँ p है, तो यहाँ आ जाएगा p और प्लस का प्लस
और ढाई अंक आपके यहाँ दे रखा है q और 10 को q से गुणा किया तो 10q, तो 10q प्लस p किसमें दे रखा है 10q प्लस p, ऑप्शन ब है, तो ये आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 5 और x माइनस वाई के हल होंगे। देखो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हो, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी हल कर सकते हो। यहाँ मान रखो 4 और ये कितना होता है 5, चलो योग आ रहा है और 4 में से 1 गया माइनस है, तो 4 में से 1 गया 3 आना चाहिए, 1 आ रहा है नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन से सही कर सकते हो आप। चलो ये देखो 3 और 2 कितने होते हैं 5 हो रहे हैं, लेकिन 3 में से ये 3x और y ये 2, तो 3 में से 2 गए 1 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो इसको आप व्यंजक प्रतिस्थापन विलोपन से कर सकते हो, साथ ही ऑप्शन देखकर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको, देखो ये दो समीकरण दे रखे हैं, जरूरी नहीं x y के मान पूछे, आपको इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यहाँ आ सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ आ सकता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई क्यूब, x स्क्वायर वाई क्यूब, यानी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। चलो पहले इसको हल करते हैं। ये दे रखा है x प्लस वाई, माइनस का उधर भेजता हूं तो प्लस का हो जाएगा, इधर ये दे रखा है x माइनस वाई और माइनस के 2 उधर गए तो प्लस के 2 हो जाएंगे। चलो इनको हल करते हैं, y से y कट गया, x और x हो गया 2x और 8 और 2 हो गए 10, x का मान आ जाएगा 10 बटा 2 यानी 5, x का मान क्या है 5 आया है, तो 5 प्लस y बराबर 8 है, 5 प्लस y बराबर कितना है 8 है, तो y का मान आपका आ जाएगा 8 माइनस 5, y का मान आया 3, y का मान क्या आया है 3। आपको ज्ञात करना है x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, x का मान आया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, y का मान आया 3 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 25 में से 27 गए, आंसर आया -2, आंसर आया -2 ऑप्शन स है, तो आपको ऑप्शन स इस प्रकार के से आ सकते हैं। और भी अन्य सवाल हो तो आप मिलाने का प्रयास करो। मान के लिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 के का कोई हल नहीं होगा, शर्त दे रखी है कोई हल नहीं होगा, चूंकि शर्त दे रखी है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने की स्थिति में, कोई हल नहीं होने की स्थिति में फॉर्मूला लगता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। आपको मान लगाने a1 कितना है x के गुणे में जो है वो 1 है, a2 कितना है इसके x के गुणे में जो है a2 है, b1 है आपका जो y के गुणे में 1 है और b2 आपका यहाँ पर k है। आप क्या करो वज्र गुणा कर लो, k को 1 से गुणा किया k और 2 को 1 से गुणा किया 2, आपका आंसर हो जाएगा k बराबर 2। तो k का मान 2 के लिए कोई हल नहीं होगा, अतः आप लिख सकते हो k बराबर 2 के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलो अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरणों का अनंत हल होंगे। देखो शर्त दे रखी है, चूंकि शर्त आपके पास है अनंत हल की शर्त दे रखी है, तो फॉर्मूला है आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलो a1 x के जो प्रथम गुणज है वो है a1 और दूसरा गुणज है वो है a2। चलो a2 यहाँ पर p है, अब बात करें b1 की, b1 यहाँ पर -2 है और b2 आपका है 5। चलो वज्र गुणा करते हैं, -2 को b से गुणा किया तो -2p और 5 को 3 से गुणा किया तो 15 और p के गुणे में -2 है, उधर जाएगा तो बट्टे में p का मान आ जाएगा 15 बट्टा -2 या p बराबर -15 बट्टा 2। चलो माइनस ऊपर ही लगेगा, ऊपर नीचे कहीं लगाओ, p का मान -15 बट्टा 2। चलो अगला सवाल, देखो t के किस मान के लिए समीकरण tx y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। चूंकि आपके पास शर्त दे रखी है अद्वितीय हल की शर्त दे रखी है, तो फॉर्मूला है आपके पास में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कितना है आपके पास, a1 है t और a2 कितना है, a2 है 6, नॉट इक्वल का नॉट इक्वल, b1 आपके पास -1 है और b2 आपके पास -2 है, माइनस से माइनस कट गया, वज्र गुणा करो, t को 2 से गुणा किया 2t नॉट इक्वल टू 6 को 1 से गुणा किया 6 इनटू की संख्या बट्टे में t नॉट इक्वल टू 6 बटा 2 और t नॉट इक्वल टू 2 का भाग 6 में 3 बार,
यानी टी का मान 3 के अलावा, यानी 3 के बराबर नहीं, टी का मान 3 के अलावा कोई और होगा, यानी 3 नहीं होगा, 3 के अलावा होगा, ये और होगा। ध्यान रखना, इस सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना। कई बार आप ये इतना नहीं करके आ जाते हो, क्योंकि ये बराबर नहीं, 3 तो होनी चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, या 3 नहीं आना चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी आएगा तो चलेगा। तो ये इसका आंसर है, कोई और होगा, 3 नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो समीकरण दे रखे हैं, इनको हल करना है। x बराबर दे रखा है y - 2, चलो x का मान लगा देते हैं हम इस x के अंदर। y बराबर 4 का 4 माइनस का माइनस, x का मान है y - 2, तो यहाँ लगा दिया है y - 2। चलो y बराबर 4 का 4 माइनस प्लस माइनस y और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस के y इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये y है और ये y और आ गया, ये 4 प्लस के और 2 प्लस के हो गए 6, y हो जाएगा 2y बराबर 6, तो y का मान यहाँ आ जाएगा 6/2, यानी y का मान आ गया है 3। y का मान 3 आ गया, अब y का मान रख देंगे समीकरण 1 के अंदर, तो x बराबर y का मान क्या है 3 आया है, माइनस कितने करने 2 करने, तो x का मान आ जाएगा 1, ये आपका आंसर है। आपको हल करना था, x और y के मान निकालने थे। आगे इस प्रकार का कोई भी समीकरण किताब से आ सकता है, इसमें आपको हल करने का है तो इस प्रकार से हल करना है। ये प्रतिस्थापन से किया, आप त्रिगुणन से कर सकते हो, विलोपन से भी कर सकते हो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने को पूछा है, समीकरण युग्म का हल संगत होगा या असंगत होगा। चलो अनुपात निकाल के देखते हैं, a1/a2 निकालते हैं पहले। a1 x के गुणे में 5 और a2 दूसरे x के गुणे में क्या है 6। चलो a1/a2 आ गया, b1/b2 निकालते हैं, x के y के गुणे में -3 और यहाँ y के गुणे में 1, यानी इसका मान आया है 5/6 और इसका मान आया है -3/1, यानी ये और ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में आपको पता है जो हल की संख्या होती है वह अद्वितीय हल होता है, और ग्राफ जो होता है वो प्रतिनिधि होता है, और हल जो होता है वो कैसा होता है संगत होता है। हल कैसा होता है संगत होता है, ठीक है। तो ये इसका हल कैसा होगा संगत होगा, इसका हल कैसा होगा संगत होगा। तो इस प्रकार का सवाल कोई भी पूछ सकता है जिसमें संगत असंगत ना पूछ के दे दे कि ग्राफ कैसा होगा, तो आपको ये शर्त लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या आता है। आपको पूछे हलों की संख्या, संगत असंगत कुछ भी इसके बारे में पूछ सकता है, दो समीकरण देकर। यहाँ संगत असंगत पूछा है, हल का प्रकार पूछ ले, हलों की संख्या पूछ ले, ग्राफ का प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान दें, इस तरह का सवाल आने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल है, समीकरण x बराबर 5 का रेखिक आलेख किस अक्ष के समांतर होगा। देखो आपको दे रखा है x बराबर 5, यानी ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, यहाँ 1 2 3 4 5 ये है। x का मान कुछ भी दे रखा है तो ये y अक्ष की क्या होगा समांतर होगा, तो इसका आंसर होगा y अक्ष के समांतर। अगर आपको प्रश्न पूछा होता यहाँ y के बराबर कुछ भी, मान लो y के बराबर -2 पूछा होता, तो y के बराबर 2 जो होगा वो होगा x अक्ष के समांतर। यानी आपको पूछे x के बराबर कोई मान देकर पूछे किस अक्ष के समांतर होगा, तो y अक्ष के समांतर होगा, और y का मान कुछ भी देकर पूछे किस अक्ष के समांतर होगा, तो वो किसके होगा x अक्ष के समांतर होगा। चलो अगला है रैखिक समीकरण दे रखा है हमें, x का मान -1 रखने पर, x का मान क्या रखना है -1 रखने पर आपको पूछा है y का मान क्या होगा। चलो -3 + 4y बराबर हो गए 25, और माइनस के 3 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 25 + 3 करोगे तो आपका आंसर आ गया 28, और y का मान यहां से निकालोगे तो 28/4 इनटू संख्या भाग में 4 का भाग 28 में जाएगा 7 बार, यानी y का मान क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। अगला सवाल है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है और पिता की आयु y है, तो इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा। देखो बीजगणितीय रूप निकालना है, तो इसने दे रखा है पिता की आयु कितनी है y और पुत्र की कितनी है, तो प्रश्न अनुसार सीधा, क्योंकि पिता और पुत्र की आयु दे रखी है
और प्रश्न कह रहा है कि जो पिता की आयु है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। इसको बीजगणित के रूप में लिखना है तो y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर जो बचेगा वो 0 बचेगा। ये इसका बीजगणितीय रूप होगा। अब देखो पीछे एक सवाल जो बचा हुआ है वो ग्राफ का है। ग्राफ का क्वेश्चन है, आप खुद करोगे, समीकरण लिखकर किस प्रकार करना है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, उसके अंदर ग्राफ समझाया हुआ है। आधे वीडियो के अंदर थोड़ा बेसिक है, उसके बाद आधा वीडियो आगे जाओगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा उसके अंदर। तो आपको ग्राफ वहां से समझना है। यहाँ तक आपने सवाल समझ लिए होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसके बाद ये ग्राफ का ही वीडियो देखना आपको। अगर ग्राफ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उस वीडियो को आराम से देखना। आधा तो बेसिक समझाया हुआ है, थोड़ा वीडियो आगे करोगे तो उसके बाद उसमें ग्राफ समझाया गया है। तो इस तरह से आपकी तीसरी प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसका अलावा भी आपको कोई सवाल लगे तो आप उसको मिलाना जरूर, प्रयत्न जरूर करना, वरना ये सवाल सारे मिलाकर जरूर जाना। चलो अच्छा है, आपका एग्जाम अच्छा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजो और अच्छे अंक लाओ, एग्जाम में अच्छा काम करके आओ, बढ़िया नंबर लाओ, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, गुरुजनों का नाम रोशन करो।